स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीणा, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कोड है ME201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मटेरियल क्या होता है और मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लोड के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के लोड होते हैं, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं और उसमें होने वाली विकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इलास्टिक लिमिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। तो प्रत्यास्थता सीमा होती है प्रतिबल तीव्रता, जो स्ट्रेस है उसके इंटेंसिटी का वह अंतिम मान या अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्थ बनी रहे, प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। अब प्रत्यास्थ क्या होता है? प्रत्यास्थता की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब किसी पिंड पर बाह्य लोड लगाते हैं उसके कारण उसमें लंबाई में परिवर्तन होने का संभावना रहेगी। तो जैसे ही बाह्य लोड को हटाएंगे तो वो अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाता है। तो ये होती है प्रत्यास्थ। तो इस इलास्टिक लिमिट ये बताती है कि वो जो बाह्य बल लगा रहे हैं उसके अधिकतम कितना लगाया जा सकता है कि हमारा जो मटेरियल है वो प्रत्यास्थ बना रहे। उससे 1 पॉइंट भी ज़्यादा हुआ तो मतलब जो हमारा मटेरियल है वो प्रत्यास्थता को खो देगा। तो वो चेक करने के लिए इलास्टिक लिमिट के बारे में जानते हैं। मतलब अधिकतम मान होता है किसका? स्ट्रेस का। प्रत्येक पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता सीमा अलग अलग होती है। स्टील का अलग होगा, कास्ट आयरन का अलग होगा, कंक्रीट का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है, कॉपर का अलग होगा। फिर देखते हैं अगला टॉपिक हुक लॉ। हुक का नियम क्या कहता है देखते हैं, परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा प्रतिबल तीव्रता के प्रत्यास्थता सीमा या प्रतिबल तीव्रता प्रतिबल के कारण उत्पन्न हुई विकृति के समानुपाती होती है। कुछ नहीं होता। हुक्स नियम यही कहता है कि जो हमारा स्ट्रेस है वो समानुपाती होता है किसके? स्ट्रेन के। मतलब हिंदी में बोले तो प्रतिबल समानुपाती होती है विकृति। यही हमारा हुक का नियम कहता है। अब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा। तो स्थिरांक ज्ञात करते हैं तो स्थिरांक बराबर क्या हुआ? प्रतिबल बटा विकृति। इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं? हुक स्थिरांक या प्रत्यास्थता स्थिरांक, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। हुक का नियम क्या कहता है? प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक आ जाएगा। स्थिरांक को ही हुक स्थिरांक बोलते हैं और इसको ही इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग टाइप के स्ट्रेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो लगता है उसके लिए होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसे यंग मॉडुलस भी बोलते हैं। दूसरा होता है शियर स्ट्रेस की वजह से, तो क्या होता है? शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम हिंदी में कर्तन मापांक भी बोलते हैं। फिर तीसरा आता है बल्क मॉडुलस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आयतन मापांक। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता गुणांक, या इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम? इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं। इलास्टिक लिमिट थी ना, अधिकतम मान, जो प्रतिबल का अधिकतम मान जहाँ पर मटेरियल प्रत्यास्थ बना रहे। तो ये क्या कह रहा है? जो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर निकल गया तो वो मटेरियल प्रत्यास्थ नहीं रहेगा। तो पहला लाइन देखते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर तनाव प्रतिबल, जो तनाव प्रतिबल है, जो टेंसाइल स्ट्रेस है, एवं तनाव विकृति का अनुपात, जो टेंसाइल स्ट्रेन है उसका अनुपात आ गया।
अब इसमें क्या है, फिर या जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जो संपीड़न बल प्रतिबल है एवं संपीड़न विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक तो वहाँ देखा ही था कि प्रतिबल बटा विकृति होती है। अब यंग मॉडुलस जो है इसमें कौन सा, किसके लिए, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये क्या अनुपात कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस बटा टेंसाइल स्ट्रेन, और संपीड़न प्रतिबल बटा संपीड़न विकृति का अनुपात ही यंग मॉडुलस कहलाता है। यंग मॉडुलस प्रत्यास्थता मापांक की इकाई क्या होती है, केजी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा स्थिरांक क्या होता है, शियर मॉडुलस, या इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं, कर्तन मापांक। इसकी परिभाषा देखते हैं, तो ये भी पहली लाइन सेम रहेगी, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर शियर के बारे में पढ़े, या टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो ये स्थिरांक निकालने, ये कहाँ अध्ययन किए जाते हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। तो ये क्या कह रहा है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो कर्तन प्रतिबल है, जो शियर स्ट्रेस है, और जो शियर स्ट्रेन का जो अनुपात आता है वही कर्तन मापांक कहलाता है। इसे हम फॉर्मूला से भी परिभाषा बना सकते हैं। फॉर्मूला कैसे, कर्तन प्रतिबल और बटे कर्तन विकृति, मतलब कर्तन प्रतिबल एवं कर्तन विकृति का अनुपात ही क्या कहलाता है, कर्तन मापांक। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से, या स्मॉल मतलब सी से या एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये प्रदर्शित करने का साइन याद रखना है। और यंग मॉडुलस को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो शियर स्ट्रेस को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और शियर स्ट्रेन जो कर्तन विकृति है उसे फाई से डिनोट करते हैं। और देखते हैं कर्तन मापांक की इकाई, कर्तन मापांक की इकाई भी क्या होगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें जो लोड लेते हैं उसको ग्राम में लेते हैं, और उसको हम अगर गुरुत्वाकर्षण त्वरण से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करते हैं, जी से हो जाएगा तो 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है बल्क मॉडुलस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन मापांक। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, आयतन मापांक की, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, तीनों में प्रत्यास्थता सीमा के अंदर आना चाहिए, नहीं तो ये लागू नहीं होगा। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर बराबर प्रतिबल तीव्रता के 3 प्रतिबल परस्पर लंबवत क्रिया कर रहे हो एवं उसके कारण उत्पन्न आयतन विकृति का अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। मान लो एक घन ले लो, घन में क्या होगा, 3 डायमेंशन है, एक मान लो कि 3 डायमेंशन होगा घन, तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है प्रतिबल, एक वाई डायरेक्शन में लग रहा है प्रतिबल, एक जेड डायरेक्शन में लग रहा है प्रतिबल। तो अब एक्स डायरेक्शन की वजह से एक्स डायरेक्शन में भी विकृति क्रिएट करेगा वो, तो उसके लिए एक्स डायरेक्शन में विकृति होगी, वाई प्रतिबल वाई डायरेक्शन में विकृति उत्पन्न करेगा, जेड प्रतिबल जेड डायरेक्शन में विकृति उत्पन्न करेगा। तो ये क्या कह रहा है, तीनों जो प्रतिबल लग रहे हैं उसके कारण जो विकृति उत्पन्न हुई है, जो एक्स डायरेक्शन की विकृति, वाई डायरेक्शन की विकृति और जेड डायरेक्शन की विकृति, मान लो यहाँ घन ही ले लिया, तो तीनों को जोड़ दिया तो क्या होगा, आयतन प्रतिबल निकल गया। तो ये क्या कह रहा है, जो तीनों डायरेक्शन में लगने वाले प्रतिबल बटे जो आयतन में विकृति आई है उसका अनुपात ही बल्क मॉडुलस या आयतन मापांक कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, और मापांक की इकाई भी केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं डिफॉर्म, एक डेरिवेशन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल बनता है इससे,
अगली क्लास में न्यूमेरिकल देखेंगे। डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बल लगने के कारण पिंड पर विरूपण। एक मान लो एक पिंड है, उस पर कुछ टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करने की संभावना बढ़ा देता है। तो लंबाई में वृद्धि होगी तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, इसको हिंदी में विरूपण बोलते हैं। ठीक है, तो वो विरूपण हुआ, जो डिफॉर्मेशन हुआ, उसकी वैल्यू निकालना है कि 1 सेंटीमीटर हुआ या 1 mm हुआ, जितनी भी वैल्यू, तो उसको कैसे ज्ञात कर सकें, उसका डेरिवेशन देखते हैं। मान लो कि एक कैंटिलीवर बीम है और इस पे जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, ठीक है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A, ठीक है, और जिस पर P टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है, P लिखा हुआ है मैंने, P पिंड पर लगने वाला तनाव बल, L पिंड की लंबाई, A पिंड का क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। लेकिन हम जानते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस क्या होता है, P अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया होगा, ठीक है। फिर विकृति क्या होती है, विकृति को स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। विकृति क्या हो, स्ट्रेन क्या होता है, जो कोई टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसके कारण जो डायमेंशन में जो चेंज आया, अंतर आया, डेल्टा एल बटे वास्तविक लंबाई। तो डेल्टा एल जो चेंज आया बटे वास्तविक लंबाई। तो हमें प्रतिबल और विकृति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रतिबल हो गया P अपॉन एरिया और विकृति हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, समानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो क्या होगा, प्रतिबल बराबर एंग मॉडुलस। 3 टाइप के होते हैं प्रतिबल, लेकिन यहाँ किसके लिए, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए ज्ञात करें तो टेंसाइल और कंप्रेसिव के लिए एंग मॉडुलस, शियर के लिए शियर मॉडुलस, ठीक है। और 3 डायमेंशन आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक वाला आयतन मापांक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है, खिंचाव तनाव बल लग रहा है, ठीक है। तो ई आ जाएगा एंग मापांक इंटू विकृति। प्रतिबल को सिग्मा से, स्ट्रेस को सिग्मा से, और एंग मापांक ई, विकृति ई। सही वैल्यू यहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर से, यहाँ P अपॉन एरिया बराबर ई और विकृति डेल एल अपॉन एल, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, डेल, अपने को क्या निकालना है, डिफॉर्मेशन निकला है, कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा एल निकालना है। तो वज्र गुणा करते हैं, P को वज्र गुणा करा तो PL और E को नीचे वज्र गुणा कर देंगे, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हुआ, PL अपॉन AE हो गया। इसको पार्शियली डेल एल से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, डिफॉर्मेशन या विरूपण। ऐसे क्या, तो कभी हमें क्या बोलते हैं, लेंथ दे दी, एरिया दे दिया, टेंसाइल लोड दे दिया, फिर और यंग मॉडुलस भी दे दिया, वो कहेगा बताओ कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कितना विरूपण हुआ। तो यहाँ पर सबको सेम यूनिट में रखेंगे, जैसे केजी पर सेंटीमीटर दे रखा है लोड, तो एल भी सेंटीमीटर में रखेंगे और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे, ठीक है। तो उससे हम डिफॉर्मेशन या विरूपण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ओके बाय।